व्यू 360 में। क्या बैरून मुल्क जंगे खत्म करने की हिकमत अमली पर व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा दफा एक ही सफ़े पर हैं? और पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन की शमूलियत कम क्यों? आज के व्यू 360 में और भी बहुत कुछ शामिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। शुरू करेंगे हम पाक अफगान खित्ते से। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने की कोशिशों में अमेरिका के खुसूसी मंदूब एम्बेसडर ज़ल्मी खलीलज़ाद ने आज पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस मुलाकात में एम्बेसडर खलीलज़ाद ने अफगान अमन अमल से मुतालिक खित्ते के दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ अब तक होने वाली बातचीत से वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया, जबकि पाकिस्तान ने एक बार फिर इस अमर की यकीन दहानी कराई कि वो इस अमल में हिमायत जारी रखेगा। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ एम्बेसडर खलीलज़ाद और पाकिस्तान की सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ ने भी वफूद की सतह पर बातचीत की, जिसमें अबूज़ाबी में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद की पेशरफ़ पर गौर किया गया। अमरीकी मंदूब के हमरा अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की क़यादत करने वाले जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर और नेशनल सिक्योरिटी क़यादत भी मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की है। अब पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 15 लाख रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो तालिबान के साथ मुफाहमत की कोशिशों के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात होगा। हम तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर हमारे अफ़गान भाई जो है ना, इसी जंग की वजह से बहुत ज़लील हो चुके हैं, लेकिन हमें कभी भी ये सुलह की तरफ किसी ने मतलब सही किरदार अदा नहीं किया। हमारा उम्मीद ये है कि जंग बंद हो जाए और सब लोगों की यही उम्मीद है कि जंग बंद हो जाए और उनके लिए अमन बन जाए, वो अपने मुल्क में चला जाए और अपनी अपनी जगह में रहे। ये तो सब के लिए खुशी की बात है। बस हमारी ये उम्मीद है कि जो बड़े बड़े अफसर वहाँ पे बैठते होते हैं ना, तो ये जो आपस में मुज़ाकरात हो जाए तो उनके अपने मसले होते हैं। जब फैसला आ जा चुके होते हैं तो वो उनके मसले हैं ना, तो फिर हम जाए वहाँ पे। अगर हम नहीं आए, अमन नहीं आना, तो फिर हम पाकिस्तान में रहना चाहिए। ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान इस वक्त मैदान जंग में कोई जीत नहीं पा रहा। अमेरिका के साबिक़ क़ायम मक़ाम नुमाइंदे खुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैरेड ब्लैंक कहते हैं कि ऐसे में अगर व्हाइट हाउस वहाँ फ़ौजियों की तादाद में कोई कमी लाता है, तब भी तालिबान पर दबाव कम नहीं होगा। 7,000 फौजियों के होते हुए भी अमेरिका तालिबान क़यादत को निशाना बनाने की अहलियत रखता है और अमेरिका की जानिब से काबुल हुकूमत के इस्तेहकाम की मुकम्मल जमानत भी दी गई है। और मजीद ये कि तालिबान का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का इनखला है, चाहे वो 7,000 हों, 1,000 हों या 500। जब तक अमेरिकी फ़ौज वहाँ मौजूद है, तालिबान अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहेंगे। तो मेरे ख्याल में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद इन मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो कभी ना ख़त्म होने वाली जंगों से अमेरिका को निकालना चाहते हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान समेत 7 मुल्कों में जंग लड़ रहा है, जिनमें इराक, शाम, यमन, सोमालिया, लिबिया और नाइजर शामिल हैं। व्हाइट हाउस और अमेरिकी महकमा दिफा या पेंटागन बैरून मुल्क जंगें ख़त्म करने के मामले पर किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, इस बारे में हम बात करेंगे पेंटागन के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा खुसूसी कार्ला बैब से। Carla, welcome to View 360. So we know that the former defense chief at this point, General Mattis, he resigned because of how the White House dealt with the Syria pullout. There are also talks that the White House is also asking Pentagon to draw up plans to start some process of withdrawal of troops from Afghanistan. How much clarity is there within Pentagon regarding White House's policies, this administration's policies? Well, to be clear, I've been speaking with officials both inside this building and outside of this building, and they tell me that there have not been any formal orders to withdraw any troops from Afghanistan. So that, at least for the time being, has not changed. But this is a planning organization, a planning building, and so if that is the request of the president, then this building will
try to figure out how to withdraw. That would not be an easy or fast process for U.S. troops. There's a lot of equipment in there, and the U.S. has currently committed to trying to bring in at least around 200 aircraft for the Afghan fighters, as well as double the amount of special forces. That's going to take a lot of time. I believe in 2017, when I was in Afghanistan with Secretary of Defense Jim Mattis at the time, he was saying that that was the plan and that was going to take about 4 years. So we're only halfway through that process. ऑलराइट सो कार्ला बैब ये कहती हैं कि जहाँ तक अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला की बात है तो अब तक तो वाइट हाउस अब तक तो पेंटागन को ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला है कि अफवाज का इनखला शुरू कर दिया जाए, लेकिन वो ये कहती हैं कि चूंकि पेंटागन का यानी महकमा दिफा का काम ही मनसूबाबंदी है तो इस हवाले से मनसूबाबंदी ज़रूर की जा रही है। और उन्होंने अपने जो दौरा उन्होंने अफगानिस्तान का किया सेक्रेटरी मैटिस के साथ, जो अब साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा हैं, तो कार्ला बैब ने बताया कि उनको साबिक वज़ीर दिफा ने उस वक्त बताया था कि 4 साल लगेंगे अभी अगर वापस बुलाते हैं अमरीका की फ़ौजों को, क्योंकि उस अरसे के लिए फिर जो अफगान फ़ौज है उसको तैयार करना और उनको ज़रूरी इक्विपमेंट देना जो है वो एक बहुत बड़ा और तवील अमल होगा। सो कार्ला, एट दिस पॉइंट इफ़ यू कैन टेल अस व्हाट आर द पेंटागन्स बिगेस्ट चैलेंजेस एज दिस एजेंसी वर्क्स विद द प्रेसिडेंट हु इज़ ट्राइंग टू एंड फॉरेन वॉर्स। Well, I think that the biggest challenge is how to deal with the alliances that have been formed, fighting terrorists in Syria and Iraq, and fighting the Taliban and Al-Qaeda and all of the terror groups in Afghanistan. The United States works with dozens of partners, and when you have an impulsive president that makes decisions sometimes against the will of his entire national security team, as we saw in Syria, where Secretary of Defense Jim Mattis and General Dunford and National Security Advisor John Bolton were all saying that a withdrawal from Syria would not be a good idea. That worries many allies. And so the United States has spent years and years getting these allies to join, saying that this is the betterment for everyone, especially in Afghanistan, saying as long as the fight is contained in Afghanistan, there cannot be attacks on U.S. soil or European soils. So they've worked that hard, and now they're sending confusing messages. So that will be the biggest difficulty and the biggest challenge. ऑलराइट, सो कार्ला कहती हैं कि इत्तेहादियों के साथ जो ताल्लुकात कायम किए हैं अमेरिका ने और मुख्तलिफ अदवार में भी और ख़ास तौर पे इस वक्त भी जो जारी हैं उनको मेनटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है पेंटागन के लिए एक ऐसे वक्त में जब सदर ये बात कर रहे हैं कि वो गैर मुल्की जंगों से अमेरिका को निकालना चाहते हैं। और वो कहती हैं कि चूँकि ऐसे इत्तेहाद कायम करने में कई साल लगे हैं और दूसरी जानिब अगर सदर इस तरह से फैसले करते हैं कि वो अचानक फैसला कर देते हैं और फिर अचानक उसका ऐलान कर देते हैं और वो फैसले करते हैं जिसमें उन्हीं की नेशनल सिक्योरिटी टीम और उन्हीं की महकमा दिफा की जो क़यादत है अगर वो मुत्तफिक नहीं है तो फिर बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं इदारे के लिए भी। तो जो एक बकौल जिस तरह से कार्ला बैब ने कहा कि कुछ कंफ्यूजिंग मैसेजेस जो व्हाइट हाउस की तरफ से आते हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेंटागन के लिए अपने इत्तेहादों को जारी रखने में और उनको मजबूत बनाने में। सो कार्ला, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ वुड यू फ्रेम द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाइट हाउस एंड द पेंटागन, considering that the president has very publicly criticized his generals, especially their performance in Afghanistan? Well, let's be clear, in the United States, generals and any military officer cannot publicly criticize, according to military law, they cannot publicly criticize a sitting president. But privately around this building, I've heard lots of concerns because at least in this building, there's a plan that goes forward and then you execute that plan. This building is not a political animal. They do not have partisanship in any way. But to constantly be told that the plans are changing, that's very, very difficult. And I think that this building moving forward with Afghanistan, for example, will need some clear direction because they've heard from their general, General McKenzie, who's going to be the next leader of U.S. Central Command, has said that the Afghans cannot win, cannot stand up on their own without NATO help and without U.S. support. So if they're asked to withdraw, that's going to cause a real issue. All right, Carla Babb, thank you so much for your time and for the details. जहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ आप सबको कि कार्ला बैब ने ये बताया कि जहाँ तक व्हाइट हाउस और पेंटागन की रिलेशनशिप का ताल्लुक है तो ये एक ऐसा इदारा है जो कि सियासी कह लीजिए कि जो अलायंसेस हैं उनसे बाला तर होकर काम करता है। तो एक बड़ा इशू यही है कि
क्लियर डायरेक्शंस मिलें पेंटागन को, ताकि वो अपने आगे की जो है हिकमत अमली उसका तयन कर सके। तो ये तो थी कुछ बात पेंटागन और अमरीकी महकमा दिफा और वाइट हाउस है उनके दरमियान ताल्लुकात की। आज दूसरी जानिब अमरीका में वफाकी हुकूमत के शट डाउन का 28वां दिन है। आज भी जुज़वी तौर पर हुकूमत की सरगर्मियाँ बंद हैं। सदर ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा के दरमियान तलखी बढ़ रही है, जिससे इस तनाज़े के फौरी हल के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त हम चलेंगे कैपिटल हिल, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम याकूब मौजूद हैं। नदीम, ये बताइए, बहुत खुल के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्या तफसीलात हैं अब तक की? सारा सर ट्रंप जो हैं वो बज़िद हैं कि जब तक डेमोक्रेट्स मैक्सिको के साथ दीवार की तामीर के लिए फंडिंग बजट में मुख्तस नहीं करेंगे, वो तब तक हुकूमत चलाने के लिए बजट की मंजूरी नहीं देंगे। जैसा कि आपने कहा, दोनों के दरमियान, दोनों पार्टीज़ के रहनुमाओं के दरमियान इस हवाले से एक से ज़्यादा मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई मुआहदा तय नहीं पा सका। अब ये जो इख्तलाफात हैं वो पब्लिक में आ गए हैं और मीडिया उस पर सख्त नुक्ताचीनी कर रहा है। चंद रोज़ पहले नैंसी पेलोसी, जो कि स्पीकर है हाउस की, उन्होंने एक ख़त में सर ट्रंप से दरख्वास्त की कि वो अपना स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है, जो कि वो 29 तारीख को करने वाले हैं, उसको मुअख्खर कर दें। जवाब में सदर ट्रंप ने नैंसी पेलोसी का एक सरकारी गैर मुल्की दौरा जो है उसको ऐन उस वक़्त मनसूख कर दिया जब वो एक फ़ौजी तैयारे के ज़रिए मिस्र और अफ़गानिस्तान का दौरा करने वाली थी। इस हवाले से जो कांग्रेस में जो दोनों पार्टी के अरकान हैं वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ईवान नुमाइंदगान का स्पीकर होने की हैसियत से शटडाउन के दौरान मुल्क से बाहर जाना कुछ मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल है कि सदर की जानिब से स्पीकर के एक जंग ज़दा मुल्क के दौरे का इंकशाफ करने का फैसला बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। तजियाकार कहते हैं कि नैंसी पेलोसी ने चूंकि अभी स्पीकर का ओहदा संभाला है, इसलिए वो सदर के दबाव में आकर कोई मुआहदा नहीं करेंगी। यहाँ पर हम अपने नाजरीन को ये भी बताते जाएं कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर फंडिंग की कमी की वजह से गवर्नमेंट शट डाउन होता है और इस तरह किसी और मुल्क में नहीं होता। जी राइट। और जिस तरह कार्ला बैब ने हमें बताया कि जनरल्स जो हैं वो तो कानून के तहत सदर पर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें बहुत खुल के एक दूसरे पे और सदर पर तनकीद कर रही हैं। नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपको ज़िंदगी के बहुत से शोबों से मुताल्लिक अहम और मालूमाती रिपोर्ट्स मिलेंगी। पीर 21 जनवरी से हम फेसबुक पर भी आपके लिए लाइव न्यूज़ बुलेटिन्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो आप पीर से जुम्मा हर रात 8, 9, 10 और 11 बजे facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर देख सकेंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक पर बहस तो बहुत होती है, मगर जब फैसला साजी की बात आती है तो कंट्रोल मर्दों का ही है, क्योंकि जहां कानून मंजूर होते हैं वहां अक्सरियत मर्दों की है। साल 2018 के इंतखाबात में अगरचे सियासी मैदान में ख़वातीन की शमूलियत को बेहतर बनाने के लिए ख़ास तौर पर कोशिशें की गईं, फिर भी मुंतखब होकर ऐवानों में कम ही ख़वातीन पहुंची। मुल्क की सियासत और पॉलिसी साजी में ख़वातीन का किरदार महदूद क्यों है, इस बारे में पेश है लाहौर से समन खान की ये रिपोर्ट। अख्तर नवीद खान लाहौर की यूनियन कौंसिल 69 की रुकन है, लेकिन मुसलसल तीसरी बार ये ओहदा पाने वाली अख्तर नवीद का काम ख्वातीन के घरेलू मसाइल के हल से ज्यादा और कुछ नहीं। काउंसलर बनती हैं और ये आवाम उन्हें सिलेक्ट करती है, उन्हें भी उतने इख्तियारात होने चाहिए जितने के मेल के हैं। जब ये फंड मिलता है तो हमें नहीं पता ये कितना मिलता है, क्योंकि ये MP MNA के पास, उसके बाद ये चेयरमैन के पास आता है, फिर वाइस चेयरमैन के पास आता है कि ये इनके बाद अगर मेल काउंसलर हूँ तो मुझे नहीं पता, मैं फीमेल हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या आता है क्या नहीं आता। ख्वातीन के लिए अवामी सतह की ये सीट चाहे सिर्फ खानापुरी की समझी जाती है, लेकिन कौमी और सूबाई ईमानों में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए साल 2018 के आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को 5% ख्वातीन को टिकट देने का पाबंद बनाया। इसके बाद 171 ख्वातीन ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन ईवानों में कम ही पहुँच पाई। जो भी मुंतखब नुमाइंदा है उसको उसके हक का डेवलपमेंट फंड ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करते। इंतकामी सियासत जो है वो फ़रोग पाती रहती है। हुकूमतों का एक ब्लैक मेलिंग पावर होता है कि अगर जिस दिन आपने इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी उस दिन आपके हल्के के ऊपर उनका नज़ला गिरता है। वफाकी और सूबाई काबीना में ख्वातीन की महदूद तादाद के हवाले से मुतल्लिका हलकों में तशवीश भी पाई जाती है।
अभी जो नई गवर्नमेंट आई है इसका ज़रा मायूसी भी हुई, क्योंकि इनके जलसों में भी औरतें काफ़ी होती थी जो उनको मतलब इस पे ये कहते थे कि ये यूथ और ख़वातीन हमारे साथ हैं। लेकिन जब ये काबीना बनी है तो 3 है जो वफाकी उसके अंदर, और पंजाब में तो गालिबन एक है जो डॉक्टर यास्मीन, तो वो बहुत थोड़ी सी वरिंग है। मुबस्सिरीन के मुताबिक सियासी जमातें ख्वातीन को टिकट देते हुए उनके खानदानी असर रसूख और बरादरी को मद्देनजर रखती हैं, या कोटे की शर्त पूरा करने के लिए उन इलाकों में ख्वातीन को टिकट दे दिया जाता है जहां से उनकी पार्टी की जीत यकीनी ना हो। सियासतदान सैयदा आबिदा हुसैन कहती हैं कि ख्वातीन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर अपनी अहमियत मनवा सकती हैं। खासी जद्दोजहद हुई है, लेकिन मजीद गुंजाइश भी है। औरतों की तंजीमें जो हैं वो अपने आप को फाल और मौसर बनाएं और इस जद्दोजहद को पाया तकमील तक पहुँचाएं। बाज़ सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सियासत में ख्वातीन का हिस्सा उतना ही है जितनी वो हिम्मत कर सकती हैं। पाकिस्तान में उनके लिए इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल मौजूद है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इसी मौजू पे हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त हम बात करेंगे लाहौर में मौजूद नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन मोहतरमा खावर मुमताज़ से। खावर साहिबा, वेलकम टू व्यू 360। हमने देखा पाकिस्तान ने 2 मरतबा एक खातून को वज़ीर आज़म मुंतखब किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सियासत में जो सिनफी बराबरी का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही है, अभी तक एक हकीकत नहीं बन पाया। क्या वजह नज़र आती है आपको? इसमें आपका कहना ये है कि औरतें अभी भी ख़वातीन जो हैं सियासत में थोड़ी पीछे हैं, लेकिन हमें इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि ख़वातीन जो है कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ पहुँची हैं। जो अब जो हमारे कवानीन में तब्दीली आई है जिसके तहत 5% टिकट देना हर पार्टी को ज़रूरी है औरतों के लिए, और जहाँ पर 10% औरतों से कम वोटिंग हो तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होने की भी एक शक मौजूद है। इससे तक़वियत तो पहुंची है, लेकिन आपकी बात सही है कि अभी तक औरतों को वो मकाम नहीं मिला बराबरी का जो कि जिसकी वो ख्वाह हैं। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये जो है एक इंक्रीमेंटल चेंज है ना, तब्दीली जरूर आ रही है लेकिन काफ़ी नहीं आ रही है। अच्छा, एक चीज़ जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ख़ासतौर पे ऐवानों में ख़वातीन की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए रखी गई वो ये कोटा सिस्टम है, लेकिन जिस तरह हमने रिपोर्ट में भी देखा कि उस कोटे के तहत बड़े बाअसर ख़ानदानों से ही ख़वातीन आती हैं और वही आती हैं जिनका पता है कि जी ये पहुँच जाएंगी इस मकाम तक। क्या कोटा सिस्टम ने पाकिस्तान में मदद दी है ख़वातीन को, या एक ख़ास हल्के तक ही ख़वातीन की सियासत को महदूद करके रख दिया है? इसको दो तरह से देखें। एक तरफ तो ज़रूर ये एक ख़ास हल्के की और ख़ास पार्टियों की अपनी पसंदीदा ख़वातीन आती हैं, लेकिन जब एक दफ़ा ऐवानों में आ जाती हैं तो हमने ये देखा है कि वो फ़ाल भी होती हैं। ख़वातीन ही जो हैं जो कि ज़्यादातर ऐवानों में बैठती हैं, और जो ख़वातीन की बेहतरी के लिए क़वानीन बने हैं उसमें इन ख़वातीन का जो कि कोटे के तहत आई हैं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे पिछले 10 साल में बहुत सारे ख़वातीन की बेहतरी के लिए क़वानीन बने हैं और वो बग़ैर ख़वातीन के अपने कॉकस और अपनी उनकी कोशिशों के बग़ैर नहीं बन सकते थे। तो हमें वो बहुत वहाँ पर है, बहुत अहम है, लेकिन हमारा ख्याल है कि इसमें तब्दीली आने की ज़रूरत है। जो कमीशन की तरफ से जो रिकमेंडेशन गई हैं उसमें हम ये कहते हैं कि इन ख़वातीन को भी इलेक्ट होके आना चाहिए। ये नॉमिनेटेड पार्टी की कारकुन नहीं होनी चाहिए, ये उसमें अपने जद्दोजहद से और इलेक्शन के जरिए आनी चाहिए। दूसरी ये कि हम ये भी कहते हैं कि ख़वातीन का डबल वोट हो, वो अपने लिए ख़वातीन का भी के लिए भी वोट डालें और अपनी कंस्टिट्यूंसी में मर्दों के लिए भी डालें। लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि जद्दोजहद है, इसमें हमें लगे रहना पड़ेगा और उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। जो फोरम्स पे बात होती है और आम आवाम तक जो बात पहुंचती है, क्या आपको लगता है कि उसमें किसी किस्म का डिस्कनेक्ट है? एक आम औरत जो छोटे शहर में रहती है या देही इलाके में रहती है, क्या उस तक आपकी बात पहुंच रही है, या मजीद बेहतर तरीके से कैसे पहुंचाई जा सकती है? देखिए, जो बातें जो छोटे सूबों में भी वहाँ पर भी ख़वातीन इलेक्ट होके आती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो औरतें इलेक्ट होके किसी तरीके से भी आती हैं, रिजर्व सीट पे आएँ या इलेक्ट होके आए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाएं और जो कम असर औरतें उनकी आवाज़ को भी लेके आगे बढ़ें। इसके बगैर तो कुछ
ہو نہیں سکتا. ٹھیک. اور آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم نے رپورٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھی کہ جو خواتین الیکٹ ہو کے آ بھی جاتی ہیں ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ان تک ڈیولپمنٹ فنڈز بھی نہیں پہنچ رہے, وہ جانتی بھی نہیں ہیں کہ مردوں کو کتنا مل رہا ہے اور ان کو کتنا مل رہا ہے. اس طرح کی شکایات کیا آپ کو کچھ موصول ہو رہی ہیں, اور اگر ہوتی ہوں تو ان پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ شکایت بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے. خواتین کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے جاتے, جو کہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتی ہیں ان کو بھی نہیں دیے جاتے, ان کو بہت جھگڑ کے لینے پڑتے ہیں. اور یہ ہمارے خیال میں یہ ایک نابرابری ہے. عورتوں کو اگر فنڈز دیے جا رہے ہیں تو دونوں کو دینے چاہیے, برابر کے ملنے چاہیے. اور اس لحاظ سے کوئی قانون میں کوئی تفریق تو نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جو فنڈز دیے جا رہے ہیں اگر وہ الیکٹڈ آفیشل کو فرق ہونا چاہیے؟ یہ قانون کے تحت تو دیے ہی نہیں جاتے, پالیسی کے تحت دیے جاتے ہیں. اب جیسے یہ حکومت آئی اس نے کہا ہم دیں گے ہی نہیں, لیکن اب انہوں نے اپنا یہ ارادہ جو ہے تبدیل کر دیا, وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. ہمارا اپنا خیال ہے کہ یہ فنڈز ڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹ کو ملنے چاہیے, وہاں پر مرد اور جو الیکٹ ہوئے اپنے پروجیکٹس بنائے اس کے تحت ان کو یہ فنڈز ملے, برابر کے مواقع ملنے چاہیے. خاور ممتاز صاحبہ جو کہ نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن ہے, ہمارے ساتھ تھیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شکریہ بہت. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. اور جانے سے پہلے دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کی کچھ دلچسپ خبریں جو ہر جمعے کی طرح لے کر آئی ہیں وردہ خلیل ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں. ہالی ووڈ میں ایک اور سیلیبریٹی شادی کی تیاری ہو رہی ہے. جوراسک ورلڈ اور اب ایونجرز کے ہیرو کرس پریٹ اور ایکشن لیجنڈ آرنولڈ شوارزنیگر کی بیٹی کیتھرین شوارزنیگر نے منگنی کر لی ہے. کرس نے اپنے انسٹاگرام پر اپنی اور کیتھرین کی تصویر جاری کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کیتھرین سے شادی کے فیصلے پر بہت خوش ہیں. کرس پریٹ گزشتہ سال اپنی بیوی آنا فارس سے شادی کے 8 سال بعد علیحدہ ہو گئے تھے. دونوں کا ایک 6 سالہ بیٹا بھی ہے. مائیکل جیکسن کی بیٹی پیرس جیکسن نے جذباتی اور ذہنی مشکلات سے نمٹنے کے لیے خود کو ایک ٹریٹمنٹ سینٹر میں داخل کرا لیا ہے. 20 سالہ پیرس جیکسن کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ 2018 میں انتہائی مصروف رہیں جب انہوں نے ماڈلنگ میں اپنی جگہ بنائی اور فلمی کیریئر کا آغاز بھی کیا, اور پھر اسی سال ان کے دادا کا انتقال بھی ہوا. اس لیے اب وہ کچھ وقت اپنی جذباتی اور ذہنی صحت کو دینا چاہتی ہیں. پیرس ماضی میں بھی ذہنی دباؤ کا شکار رہی ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے کئی مرتبہ اپنی جان لینے کی کوشش بھی کی. ہالی ووڈ اداکاروں کی سب سے بڑی یونین نے الزام لگایا ہے کہ اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز فنکاروں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ آسکر ایوارڈز کے علاوہ کسی دوسری ایوارڈ تقریب میں شرکت نہ کرے. 1,60,000 سے زائد فنکاروں پر مشتمل یونین کا کہنا ہے کہ انہیں کئی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ آسکر اکیڈمی فنکاروں کو اپنے حریف ایوارڈز میں شرکت کرنے اور ایوارڈز دینے سے روک رہی ہے. آسکر ایوارڈز کی تقریب 24 فروری کو منعقد کی جا رہی ہے. وردہ خلیل, اردو VOA. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, جہاں پیر سے آپ لائیو نیوز بلیٹنز بھی دیکھ سکیں گے. تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ویکینڈ. خدا حافظ.